नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। धार्मिक आजादी पर अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। कहा रिपोर्ट का सच से नहीं है कोई सरोकार। और कश्मीर के कल के हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में लहराया पाकिस्तानी झंडा। बड़ा सवाल, जम्मू कश्मीर सरकार अलगाववादियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रही है सख्त कार्रवाई। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भारत से जुड़े हुए अमेरिका के एक रिपोर्ट की, जिसमें भारत के अंदर धार्मिक आज़ादी पर टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से नई हुकूमत यानी जब से मोदी सरकार बनी है, तब से देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर एक तरह से हमले बढ़े हैं। वो पूरी तरह से असुरक्षित फील करते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है, हालांकि इस पर भारत सरकार की तरफ से जो है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये सच्चाई से बिल्कुल परे रिपोर्ट है। लेकिन सवाल कई तरह के हैं कि आखिर जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, हम आपको बताएं कि ये इंटरनेशनल रिलीजियस कमीशन है अमेरिका में, जो इस पूरी दुनिया में तमाम देश हैं उसके हालात को लेकर के रिपोर्ट तैयार करता है और भारत को सामने रखते हुए उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। समझना यहाँ पर ये चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की ये जो रिपोर्ट है इसको अहमियत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या सचमुच देश के अंदर आखिर हालात क्या इस तरह के बने हुए हैं कि जिस पर आज ज़रूरत आन पड़ी है कि हम इस पर बहस करें। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चलें। हमारे साथ दिनेश सिंह है, बीजेपी के नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट असगर खान साहब हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ रविशंकर तिवारी साहब हैं, जो वीएचपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे छोटी छोटी जो है टिप्पणी हम लेंगे। सबसे पहले उपेंद्र जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, भारत सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर अहमियत के एतबार से देखा जाए, क्या इसकी कोई अहमियत बनती है? देखिए, इस तरह की हर साल रिपोर्ट जारी होती रहती है और खास करके अमेरिका का एक जो रहता है रवैया कि पूरी दुनिया पर उसे लगता है कि हमारी हुकूमत चलती है, हम अपने हिसाब से एनालिसिस पेश करते हैं और अपने हिसाब से जहाँ कमज़ोर देश होता है वहाँ हस्तक्षेप भी करते हैं। और अमेरिका ने जहाँ जहाँ हस्तक्षेप किया उसमें स्थिति बनने की अपेक्षा और बिगड़ी है। इराक में हस्तक्षेप किया, आपको सामने है। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तालिबान सामने है। लीबिया में हस्तक्षेप किया, वहाँ भी देखिए क्या सब हो रहा है। तो उसी तरह से उसका जो रवैया है, मतलब है कि अमेरिका का जो लोग पूरे दुनिया का अपने को लठैत समझना, तो उसी का एक ये है कि नहीं, तो ये माना जाए कि ये एक चौधराहट का नमूना है। हाँ, बिल्कुल अमेरिका चौधराहट कर रहा है। बाकी जहाँ तक कि भारत में जो धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात है, तो ये तो मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट है। यहाँ पर बहुत कल्चर डाइवर्सिटीज है और उसमें एक यूनिटी का भी तब तो है कि डाइवर्सिटीज में भी एक यूनिटी है। तो यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती रहती है हमेशा। अगर आप देखें, अब ये तो एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो मीडिया का जो फैलाव हुआ है और मीडिया का जो थ्रस्ट होता है, उससे भी लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आप देखिए बहुत सारी घटनाएं जिस तरह की इस वक्त अगर देखा जाए, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयानात देते रहे हैं। कई बार जो है इस तरह से बयानात सामने आए हैं। साध्वी प्राची हैं, साक्षी महाराज हैं, खुद प्रधानमंत्री को संसद में आकर के एक तरह से भरोसा देना पड़ा था अल्पसंख्यकों को और कहा गया था कि पूरी तरह से अल्पसंख्यक देश में सुरक्षित हैं। आखिर फिर वजह क्या है? अब देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, इसमें 4-5% आबादी अगर मानसिक रूप से बीमार रहे तो इसमें आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल होता है कि कुछ जो मानसिक रूप से बीमार है, उनकी बातों को जब आप अहमियत देने लगेंगे, क्योंकि आप मीडिया जो कितनी घटनाओं को दिखलाता है, जितनी भी घटनाएं घटनी है, जितनी भी घटनाएं जो न्यूज बनने लायक है, उसमें 1% को ही मीडिया नहीं दिखलाता है। अपनी लिमिटेशन है मीडिया की। अब भाई कौन सा 1% जो लोग इस तरह से करते हैं वो मानसिक तौर पर बीमार है। देख, हर समाज में है, हर समझ रहा है, हर देश में रहता है। देखिए, इस तरह से परवर्टेड लोग, कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग दुनिया के हर देश में, हर समाज में और हर समय रहे हैं। अब है कि अगर वैसे लोग सत्ता तक पहुंच जाए
ये एक समस्या अभी नहीं आई है, जो नया जो आ रहा है, तो वो आपको लग रहा है कि साक्षी महाराज सत्ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सत्ता में जो रूल कर रहे हैं, जो मेन जो बैठे हुए हैं, उनका पोजीशन क्या है, हमें लगता है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी कौन क्या बोल रहा है, जो साक्षी महाराज अभी बोल रहे हैं, क्या अभी से 5 साल पहले नहीं बोलते थे, वो 10 साल पहले नहीं बोलते थे, वो ये जो साध्वी यहाँ सब बोल रही हैं, वो क्या पहली बार बोल रही हैं? वो लगातार पिछले 20 साल से बोल रही हैं, पता नहीं क्या क्या सब बोलते रहते हैं, और बहुत सारी बातें जो कहते रहते हैं अभी भी आप नहीं पेश करें। अगर उस जो एक्सट्रीमिस्ट बात को आप दिखलाने लगे, मीडिया उसी को दिखलाने लग जाए, तो ये इंडिया में जो मीडियाटाइजेशन हो रहा है उसकी भी एक समस्या है। और हमें तो लग रहा है कि इंडिया का जो मीडिया है इंटरनेशनल स्तर पर इस इशू को लेकर के भारत की छवि खराब कर रहा है। जैसे हमें पता है कि 80s में बिहार के पत्रकारों ने बिहार की छवि बहुत खराब की। उसमें कुछ पत्रिकाएं छपती थी, उसमें बिहार के लोग खबरें छापते थे, क्या छापते थे, बिहार को भुना रहे थे अपना चमकाने के लिए, उसमें बिहार के उन्होंने एक बहुत खराब तस्वीर पैदा कर दी थी। 80s में ही सही चल रहा था, 90s तक चला, इस सदी में कुछ बेहतर हुआ, लेकिन वही काम हो रहा है आज। भारत का मीडिया है जो हमेशा जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक पहलू है, जो कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट है जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनकी बातों को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक कौन एक साध्वी बालिका की बात आ रही है, भाई कैसे से उनका नाम आ रहा है जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसके साथ एक डेजिग्नेशन जोड़ देंगे और फिर उनको ऐसे करके बतलाएंगे, ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत भारत के राष्ट्रपति ने बोल दिया, भारत के गृह मंत्री ने बोल दिया। भाई कौन आदमी बोल रहा होगी तो देखिए। ठीक है दिनेश, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपके कुछ जो सांसद हैं, कुछ मंत्री हैं, उनकी वजह से जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए, क्या सरकार की इमेज डाउन हुई है, भारत की छवि जो है एक तरह से दागदार हुई है? आप इस चीज को मानते हैं? अंजर जी, अभी उपेंद्र जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, छवि कब खराब होती है? जब पार्टी का कोई व्यक्ति कोई बात बोले और उसके समर्थन में सरकार खड़ी हो जाए या पार्टी खड़ी हो जाए। लेकिन यह पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीति के इतिहास में कि सड़क की बात को भी संसद में माफी मांगी गई। इससे बड़ा और क्या चीज आप चाहते हैं? आपको अमेरिका की एक कंपनी, कौन सी कंपनी है? कमीशन है एक कमीशन, कोई भी हो, हम कह रहे हैं कि आप उनके व्यू को आप इतना महत्वपूर्ण दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मेड इन अमेरिका पर ज्यादा विश्वास करते हैं, मेड इन इंडिया पर कम विश्वास करते हैं। इसलिए मैं अंजर जी कहता हूं, जब अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से भारत के फेवर में कोई बात आती है तो हम बहुत खुश होते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि देखिए हर देश को, हम भारत देश के लोग हैं, भारत जिस तरह से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, दुनिया के तमाम देश आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाली जो सदी है, ये जो सदी चल रही है भारत की है, और 21वीं सदी तो निश्चित इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। कुछ एजेंसियां तो काम करेंगी ही ना। हाँ। कि जिस तरह से भारत में निवेश बढ़ रहा है, जिस तरह से सारे देश के लोग भारत में निवेश करना चाहते हैं, तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पहला सवाल था अंजर साहब, उसका आपने कहा क्या उससे भारत की छवि खराब हुई है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। छवि तब खराब होती है जब उसके साथ सरकार या संगठन खड़ा होता है। नहीं तो किसी भी इस तरह की बात आप साक्षी महाराज और जो इस तरह के जो नेता थे, जिनका निरंजन ज्योति जो कि मंत्री हैं, इस तरह के जो बयानात उन्होंने दिए, आप उसका समर्थन करते हैं? आपको लगा, यही तो मेरा सवाल था ना, आपको लगा कि पार्टी या सरकार ने कहीं उनका समर्थन किया? अगर उनका समर्थन हम करते तो संसद में माफी मांगते हो, सड़क की कही गई बात थी। आप बताइए इसके पहले भारतीय राजनीति के इतिहास में सड़क की बात को संसद में माफी मांगी गई हो? हम यही कह रहे हैं ना, ये पार्टी विद डिफरेंस की जो बात करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बात करती है। प्रधानमंत्री बार बार जो है बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस तरह के बयान न दें, बावजूद इस तरह के बयान आते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो आपका दूसरा प्रश्न है कि इस पर सावधानी बरतनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अब इस पर लोग कम, धीरे धीरे होगा। कभी कभी आए बगाए लोग बयानबाजी कर जाते हैं, पता नहीं किस मुंह में, लेकिन कभी कभी मीडिया भी, अभी उपेंद्र जी सवाल खड़ा कर रहे थे, मुझे याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में जब राष्ट्रीय परिषद थी बंगलोर में, राष्ट्रीय कार्य समिति, उस समय एक हमारे मंत्री के बयान को, एक अनौपचारिक बातचीत को, तो लोग आने वाले समय में मीडिया के साथ कैसे बात करेंगे, मतलब कोई वक्तव्य नहीं था, मीडिया में दिया गया वक्तव्य नहीं था, अनौपचारिक बातचीत को, हल्के फुल्के बात को जिस तरह से मीडिया ने प्रस्तुत कर दिया, मुझे लगता है थोड़ा इससे भी बचना चाहिए।
हमको क्या दिखाया जाना है, क्या नहीं दिखाना चाहिए, समाज में उसका क्या मैसेज चाहिए, ये मुझे लगता है थोड़ी सी अगर सावधानी बरतें तो समाज में आपका बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो अब मीडिया को इस बात का ख्याल रखना होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। डॉक्टर समाज के लिए उत्तरदायी हो आप, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन समाज के लिए आपसे भी यही सवाल है, जो सवाल हमने दिनेश से पूछा वो चीज हम आपसे भी समझना चाहते हैं कि आखिर क्या देश की छवि इस तरह के बयानों से जो है दागदार हो रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि छवि खराब हो रही है और अमेरिका की ये जो काउंसिल है इसने कहा है, और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने कहा है, हम भी खुद महसूस करते हैं, बीजेपी के लोग भी महसूस करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को उन्हें बंद करना पड़ता, चुप करना पड़ता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री को उनके लिए माफी मांगनी पड़ती है। और इसके अलावा यही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या आपको इस पे यकीन करेगा? ये तो बीजेपी के पौधे हैं जो पेड़ बन गए हैं, फल तो देंगे ही। अब इन्हें खाद और पानी मिल रहा है, सरकार है, इस खाद पानी जब मिल रहा है तो ज्यादा फल देंगे, जब खाद पानी नहीं होता तब कम फल देते हैं। अब तो ऐसा चलेगा ही, और वो चल रहा है। अभी साहब कह रहे थे कि मानसिक रूप से बीमार है। अरे भाई, इलाज कराना क्यों बंद कर दिया आपने? क्या पहले उनका इलाज चल रहा था? उनका इलाज तो कराइए। आप तो उन्हें एमपी बना रहे हैं इलाज करने को, आप उन्हें एमपी बना रहे हैं, आप उनकी दवाइयां जो है वो बकेंगे। अगर उनके इस तरह के बयानबाजी देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, इस देश की शांति के लिए खतरा है, तो ऐसे लोग क्यों पालते हैं? क्यों अपनी पार्टी से बाहर नहीं करते हैं? आप ब्रेक का समय, ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब लेंगे इसका। जिन गंभीर सवालों को यहाँ पर डॉक्टर एसपी सिंह ने उठाया है, हम उसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस देश में जो ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उस रिपोर्ट का, हालांकि उसे भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये हकीकत से बिल्कुल अलग रिपोर्ट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में जो धार्मिक आज़ादी है उसकी किसी तरह की कोई कमी है? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तब उठा है जब एक रिपोर्ट सामने आई है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में बयान भी इस पूरे मामले पर हुआ है। हम बीजेपी से इस पूरे मामले पर रिएक्शन ले चुके, जो गंभीर जो है सवाल उठाए हैं एसपी सिंह साहब ने, और उस पर हम दिनेश सिंह से जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस रिपोर्ट को लेकर के, आइए वो भी सुन लेते हैं। भारत के जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं वो तो अपने को इनसिक्योर फील करते हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, फिजिकल अटैक हो रहे हैं और उनको मेंटली डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं और गिरजाघरों पर जितने बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं मोदी जी के आने के बाद, वो तो शर्मनाक है। धर्मनिरपेक्षता का जो रिपोर्ट यूएस ने इंडिया के बारे में कहा है, रिलीजियस टॉलरेंस के विषय में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने जवाब दिया है और कहा है कि इस रिपोर्ट को हिंदुस्तान खारिज करती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है यह पूरी जानकारी के बगैर तैयार की गई है। इसमें हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की सोसाइटी की सही जानकारी नहीं है। जहां तक धार्मिक सहिष्णुता का विषय है, हिंदुस्तान एक बहुत ही सहिष्णु देश है और यही कारण रहा है कि अनादिकाल से ही सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में प्रसन्नता के साथ, शांति के साथ रहते आए हैं। तो सवाल यही है, बीजेपी और जेडीयू की प्रतिक्रिया सुनी आपने, लेकिन दिनेश आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, उन्होंने दो सवाल किया। एक तो कह रहे हैं कि सरकार इलाज क्यों नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इलाज नहीं कर रही है,
हम तो इलाज कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मोदी जी हैं, अगर किसी को बीमारी होती है तो आगाह करते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन दिनेश, एक अंजर सिर्फ मेरे पूरा स्वास्थ्य पूरा हो जाए। लेकिन आपके डॉक्टर जो हैं, जब डॉक्टर ही बीमार हो जाए तो उनका इलाज कौन करेगा? आप जब सोनिया गांधी वक्तव्य देती हैं तो अपने अधीनस्थ लोगों का इलाज कैसे कर सकते हैं? नंबर एक। और दूसरी बात, एसपी सिंह साहब, अब आपको भारत की छवि की जब रिपोर्ट आई अमेरिका ने दी तो आपको चिंता हो गई, आपको सत्य लग रहा है। आप लोग वही लोग हो जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको अमेरिका वो ना जाएं, इसके लिए हस्ताक्षर करके का भी जिक्र किया गया, इस चीज का भी जिक्र किया गया दिनेश, इस चीज का भी जिक्र किया गया है। 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया गया है और अमेरिका पर ज्यादा हो जाता है। ये एक बड़ी अजीब बात लगती है अंजर भाई कि हेड की बात कोई नहीं मानता, ये बड़े शर्म की बात है मेरे लिहाज से कि भाई चाहे साक्षी महाराज हो या साध्वी हो, जो दिल में आता है कहते रहते हैं, जब दिल में आता है जैसे चाहता है कहते रहते हैं। वो कहते हैं साहब वो हेड ने उनसे माफी मांगी तो सड़क की बात वहां गई तो नहीं, आए दिन देखिए और अमल कुछ नहीं है। अमल बल्कि ये कहा जाए कि ये इनकी मिली भगत है, ये इन लोगों की मिली भगत है कि उनसे आप चोर से कहें चोरी कर और शाह से कहें कि जागता रहना, उनसे कहते हैं बयान दो और उनसे फिर उसके बाद कहेंगे हम तुम्हें डांटेंगे। और नहीं, आपके यहाँ थानेदार ही चोरी कर रहा है। नहीं, थानेदार ही वक्तव्य दे रहा है। अरे आपके यहाँ भी थानेदार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। आपके एक नेता का दिखाया गया, थानेदार के इशारे पे ही सब कुछ हो रहा है। थानेदार के इशारे पे ही सब कुछ हो रहा है। फिर इतनी अजीब बात कि साहब, मैं वकील हूं, मैं जब वकील नहीं था तो कुछ भी बात कह जाया करता था। जब से मैंने वकालत की और पेशे में आया और उसमें तो मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। वो जिम्मेदार लोग हैं साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे साध्वी महाराज हो, चाहे साध्वी हो या ये साक्षी महाराज हो और दीगर और लोग भी, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो जब दिल में आया कह दिया। इन सबकी मिली भगत है, सोची समझी साजिश के बताओ होता है। इसमें मस्जिदों पे हमले हो, गिरजाघरों पे हमले हो, चर्च पर हमले हो, उनको मार दिया जाए, तो ये कोई आसान बात नहीं है अनटिल अनलेस के उनके पीछे कोई हाथ ना रखा हो। ठीक है, यही जब बयान नहीं और अगर कमीशन की बात करते हैं, नहीं उस अमेरिका का, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही मेरा सवाल है कि वो कहाँ चले जाते हैं। आज जिस अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, जिस अमेरिका की रिपोर्ट जिसकी रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, उसके ओबामा को, उसके प्रेसिडेंट को आप अपने मुल्क में एक खास फंक्शन में बुलाते हैं और सब लोग दुम हिलाते पीछे घूमते रहते हैं। उनके यहाँ से रिपोर्ट आती है तो कहते नहीं ये दौरा कैसा है। किस बात को सही करें, आप उनके पीछे घूमते हैं, रिपोर्ट को रद्द कर देते हैं। अभी हमारे साथ मालूमात नहीं है। हमारे साथ अभी एक मेहमान और भी हैं, रविशंकर तिवारी जी हमारे साथ, पीएचपी के विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, ये तमाम लोग जो है, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, साक्षी महाराज, या इस तरह के जितने भी नेता हैं, ये तमाम के तमाम जो नेता हैं इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है सुर्खियों में आने के लिए इस तरह से बयान देते हैं? देखो, अभी उपेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उस बात से प्रारंभ कर रहा हूँ। उपेंद्र जी ने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को भी आज का हमारा मीडिया इतनी बड़ी बनाकर दिखाता है कि उससे देश का कोई सम्मान नहीं बढ़ता है। तो एक तो इस विषय को इसके लिए मीडिया जिम्मेदार, मैं जा रहा हूँ आपकी बात तक आने के लिए, मैंने यहाँ शुरुआत की है। नहीं, निरंजन ज्योति या इस तरह के जो लोग नेता हैं जो कि एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, वो बयान दे, अगर उस पर डिस्कशन किया जाए तो मीडिया जिम्मेदार। वहीं आ रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि भारत में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसमें आपने कहा निरंजन ज्योति का नाम लिया आपने, साक्षी महाराज का नाम लिया आपने, और बात कुछ न कुछ करने के लिए आपने वैसे का भी नाम ले लिया, लेकिन दोनों की बातों में एक विशेष प्रकार की सोच है। उस सोच को देखिए आप, उस सोच के आधार पर उस बयान का आप अन्वीक्षण करिए। अन्वीक्षण क्या है? दुनिया भर के देशों में 200 देशों में भारत के लोग रहते हैं, 200 देशों में रहते हैं भारत के लोग, और किसी भी देश का कोई भी शासन
भारत और वहां अल्पसंख्यक है वो समाज, हमारे देश का रहने वाला किसी भी देश में नागरिक है, अल्पसंख्यक है, वहां के वहां के शासन के साथ मिलकर के वहां की व्यवस्था निरंजन ज्योति का जो बयान आया था, रामजादे और उसके आगे का जो सेंटेंस है, रामजादे और उसके आगे का सेंटेंस है, ये कौन सी सोच है? नहीं, ये कौन सी सोच है? सवाल है, एक कहता है कि कह दो, कहता है कि अच्छा साहब उन्हें बात पूरी करें, नहीं आप बात पूरी करें, बात पूरी करें आप। मैंने कहा कि दुनिया भर के देशों में भारत के लोग रहते हैं, वहां के किसी भी देश के लोगों को भारत के उन लोगों से कोई भी खतरा नहीं है, वहां रहने देते हैं, वहां की व्यवस्था के साथ मिलकर रहते हैं, वहां के कानून के साथ मिलकर रहते हैं, वहां की प्रगति में सहायक होते हैं। वही भारत का बहुसंख्यक समाज जब कश्मीर से निकाल दिया जाता है और आज हम कहते हैं कि वहां पर बसाने की बात हो, तो एक भारत, हमारे एक मित्र यही जैन टीवी मिले थे, उन्होंने एक शब्द दिया और इतना बढ़िया शब्द है कि भारत में कुछ लोगों का एक झुंड है और वो झुंड विजय शंकर जी संसद है, विधानसभाएं हैं, मुद्दा संसद में उठना चाहिए था, इस तरह के बेतुके बयान क्यों आ रहे हैं? नहीं बेतुके बयान कहाँ है? नहीं तो फिर ये क्या है? अर्थ है नहीं, ये चीज क्या है कि जिसकी वजह से संसद में आपको माफी मांगनी पड़ती है? नहीं, संसद में फिर क्यों माफी मांगता है? नहीं, वो अलग विषय। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बैठा हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बोल रहा हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने ठीक कहा, गलत क्या कहा उन्होंने? एसपी सिंह साहब क्या ठीक है ये? अगर ठीक कहा तो सरकार ने माफी क्यों मांगी? सरकार की बात सरकार से करिए, मैं कहता हूँ मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। मैंने कहा कश्मीर से सारे हिंदू निकाल दिए गए, आज वहां बसाने की हिम्मत नहीं है आपको, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सारा अल्पसंख्यक समाज हो गया हिंदू। नहीं तो आप घृणा फैलाते चले, क्या आप सारे देश को इस प्रकार बनाना चाहते हैं क्या? ये आप घृणा फैलाएं, सरकार का जो काम है, सरकार फिर जो है क्या कहते हैं, ये सरकार का काम था ना? कौन सा काम सरकार का? नहीं, सरकार का काम, सरकार कर रही है इसका। आपकी सरकार है वहां, आप बताइए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सी सरकार रक्षा कर रही है? आज आपकी सरकार है, उनसे नाता क्यों नहीं तोड़ते? सरकार नहीं, पाकिस्तान क्यों बनाया जाता है? क्या वहां से आप नाता क्यों नहीं तोड़ते उससे? वहां झंडा फहराया जा रहा है पाकिस्तान का और आप उनसे रिश्तेदारी जोड़े हुए। सरकार आपने बनाई, आपके साथ मिलकर बनी है, आप फहराते हैं पाकिस्तान की झंडा, जानबूझ के ऐसा करते हैं आप। हम इसे आगे में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये 125 करोड़ लोगों की सरकार है। फिर वही बात आती है लौट फिर के, चोर से चोर चोरी का 125 करोड़ की सरकार है, झंडा आपकी सरकार में फैल रहा है। आप इस सरकार को अपनी सरकार एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे हैं, आप सरकार को अपनी सरकार मानते हैं। विजय जी एसपी सिंह साहब, हाँ जी, ये जो इस तरह से बयानात दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है फटकारते हैं, बावजूद इसके इस तरह के बयानात आते रहते हैं, क्यों? देखिए, ये इनकी सोची समझी साजिश है। ये इस देश में पोलराइजेशन करना चाहते हैं। अभी तो आप देखिएगा, अभी थोड़ा कम हुआ है, जैसे इलेक्शन पास आएगा, अभी नेक्स्ट इलेक्शन जो मेजर इलेक्शन बिहार का है, अब बिहार से पहले देखिएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वहां रॉयट्स हो जाए तो बताइएगा मुझे। जहां जहां इलेक्शन आएंगे वहां घृणा फैलाएंगे, वहां हिंदू वोट्स को और माइनॉरिटी वोट्स को सेपरेट करेंगे। और करेगा कौन? और अपने फेवर में करेंगे। वहां ये करवाएगा और ये करेंगे कौन? और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ बताते जाइए ना। आपने गुजरात का रैट्स देखा, अभी हमारे बीजेपी के भाईजान कह रहे थे वो इलाज करेंगे। अरे जो खुद बीमार है वो क्या इलाज करेंगे? ठीक है, इलाज करता है। देखिए, गुजरात में रैट्स फैलाने वाला कोई, हाँ आप ये बताइए, नहीं ऐसे जो खुद बीमार है, भारतीय राजनीति नहीं, आप इलाज करेंगे, वो तो चाहते हैं कि आप कीजिए। हम मुद्दे से भटक नहीं, हम मुद्दे से भटक होता है, लेकिन जब हेड बीमार हो जाता है तो पब्लिक इलाज। क्या ये सस्ती शोहरत का तरीका है? पब्लिक ने शुरू कर दिया इलाज, और पब्लिक ने इलाज शुरू कर दिया, पब्लिक ने इलाज करती है और पब्लिक ने इलाज किया भी किया है। ये इस देश में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, सुनिए, टेररिस्ट पैदा करना चाहते हैं, इस देश में जो भाईचारा उसे खत्म करना चाहते हैं। इस तरह के आरोप न लगाएं, ये फैक्ट चीज नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि आपको डायग्नोसिस क्या मतलब है कि सरकार ऐसा चाहती है? ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, तभी कर सकता है। ये सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं मुल्क का मसला है, मुल्क का मसला है। हम लोगों को शांति से रहना चाहिए, सब धर्म के, सब समाज के लोगों को शांति से रहना चाहिए। लेकिन किसी धर्म के विशेष ठीक नहीं है, तो गिरना फैलाना ठीक नहीं है। एक करके जी, तो सरकार भी पूरे मुल्क की होती है और पूरे कौम की होती है। बिल्कुल, उसमें सरकार ये नहीं कि आप कह रहे थे आपकी सरकार है। जब भारत और
अमेरिका की बात हो रही है, तब भी आपको अमेरिका ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी नहीं अच्छा लग रहा है। एक मिनट, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमने बात नहीं लग रहा है, पूरी बात सिंह साहब जरा सुन लीजिए। अभी आया, अभी बात उठी, अगले मुद्दे में शायद है भी, लेकिन अभी आया कि हम अपने कश्मीरी पंडितों को जो विस्थापित हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी करेंगे हम लोग, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी एसपी सिंह साहब की सरकार कुछ दिन पहले केंद्र में थी, हाँ, और ज्यादा समय तक इस देश में आपने शासन भी किया। उत्तर प्रदेश में राइट्स हुए, लोग बेघर हुए, और आप उनके समर्थन से यहां सरकार चला रहे थे। आपने क्या किया था? कौन कौन से स्टेटमेंट आ रहे थे? आपने क्या किया? और वो राइट्स कौन करा रहे थे? नहीं तो ये बदला होता, संजय बालियान जो बीजेपी के एमएलए थे और राजनीति जो बाद में बीजेपी के एमपी बने, पाते हैं ना, नहीं फैलवा तो आप ही रहे थे, नहीं कर पाते, जहर तो आप फैला रहे थे, आप जहर फैला के आप कहते हैं पानी को साफ करो। नहीं थोड़ा संयम से अब कोमा में आप हैं, ठीक है। दिनेश दूसरों से भी रिएक्शन ले आप हैं अभी, दिनेश दूसरों से भी रिएक्शन ले लें। उपेंद्र जी, क्या सिर्फ जो है ऐसे ही एक दूसरे पर इल्जामात रखे जाएंगे? अभी देखिए, भारत जो देश है, हमें नहीं लगता है कि भारत का जो अपना स्वभाव है वो शांति प्रिय देश है। नहीं, लेकिन ये जिस तरह का माहौल स्टूडियो में बन रहा है, ऐसा बज़ाहिर दिख नहीं रहा है। तो ये तो देखिए, कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारी घटनाएं हैं, उसको इग्नोर कर देने में ही भला है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, ये कोई छोटा देश नहीं है। इग्नोर करेंगे तो फैल भी जाएंगे, इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करेंगे। अपना जो स्वभाव माइनॉरिटी के साथ जाति क्यों हो रही छोटी सी है? चिंगारी ज्वालामुखी बन जाएगी, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये इग्नोर नहीं करना है, चिंगारी को वहीं दबाना चाहिए। आप लोगों से एक सवाल है अंजर भाई आपके माध्यम से, कैसे जाए, और इसको हम जानते हैं कि आजादी, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे अंग्रेजों का शासन बहुत बढ़िया था, तो क्या आप मीडिया दिखला है, उस पर इस पर बहस चलाएगी? क्या अंग्रेजों का शासन बढ़िया था? बोलते हैं कि भारत में मिलिट्री शासन होना चाहिए, मार्शल होना चाहिए। नहीं, भाई आपके माध्यम से एक सवाल है। तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह की बातें रखते हैं, तो वैसे लोग जिनका कोई समाज में महत्व नहीं है, तो उसको हम क्यों महत्व नहीं, मीडिया क्यों कैसे महत्व नहीं है? सारे महत्व नहीं एमपी है, एमएलए है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई हो सकता है मिनिस्टर है, आप सवाल कर रहे हैं, अब नहीं है तो सामाजिक रूप से भी महत्व है और पॉलिटिकल रूप से भी महत्व है। कैसे महत्व नहीं है उन लोगों का? अगर कोई छोटा मोटा वर्कर कहे वो तो कहते रहते हैं, उनकी चिंता नहीं करते आप, लेकिन जब सरकार के नुमाइंदा करेंगे तो कैसे नहीं कहा जाएगा? देखिए, वो सब जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। भारत है जो मध्यमार्गी देश है, मध्यमार्गी हमेशा रहा है, कोई भी होना चाहिए, यहाँ चला ही नहीं है ज्यादा। नहीं उपेंद्र जी, एक चीज आपसे समझना चाहिए, अगर नहीं होते तो आप उनसे कभी कभी क्या अंजर भाई, देखिए दो चीजें, एक अमेरिका नहीं, पहले एक सवाल जरा उपेंद्र जी से समझना चाहेंगे। एक सवाल है उपेंद्र जी से, अमेरिका की पॉलिटिक्स समझिए। नहीं उपेंद्र जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि अगर देखा जाए जनता की सतह पर तमाम लोग मिलजुल करके रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक बिरादरी में हम आ जाते हैं, वहां पर इस तरह के बयानात, इस तरह की नफरत हम देखने को जो है पाते हैं। आखिर क्यों? अब देखिए, राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए एक मोबिलाइजेशन चाहिए, तो ये हमारा समझिए कि पॉलिटिकल नहीं, तो राजनीति अगर कर रहे हैं उससे समाज पे असर पड़ रहा है, नहीं बल्कि अगर राजनीति हो रही है और समाज पे असर पड़ रहा है तो राजनीति के लिए कुछ जगहों को छोड़ देना चाहिए। पार्टी है, इसकी कमजोरी है कि अपना जो राजनीतिक विचारधारा है उसके आधार पर गोलबंदी नहीं करते हैं, जाति के आधार पर गोलबंदी करेंगे। बुरी बातों में मत करिए, अच्छी बातों में करिए राजनीति। लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको डिस्करेज मजहब पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुद्दे पे हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम एक अमेरिका की कंपनी जो भी सर्वे की उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जी, कमीशन, हम कमीशन वही कंपनी कमीशन जो भी है, आयोग जो भी आप कहिए नाम दीजिए, इंटरनेशनल कमीशन है, एक मतलब फॉरेन मतलब वो कंपनी नहीं है जो मोदी जी बुला रहे हैं, कमीशन है जी। देखिए, उसका कोई विदेश में कहा नहीं है, हमारा सवाल नहीं है, एक हमारा सवाल कमीशन है ये, ऐसा नहीं है। मेरा सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि हम लोग भी जितने लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप उनका यह कहना है जब से नई सरकार आई है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है, अल्पसंख्यकों पर ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए, नहीं तो आपके पास सर्वे है तो सामने लाइए। इस सरकार एक जो नजर आ रहा है वो कहिए, नजर आ रहा है वो कहिए, दिखाई दे रहा है वो जवाब दीजिए, हम चुप रहेंगे। पिछले एक साल का, इस सरकार के पहले का एक साल आप उठा के क्रमवार हम आपको गिनाते हैं, और इस सरकार के एक साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, आप दंगे बता दीजिए। तो उसके बाद ऐसे नहीं, आप पूरे प्रैक्टिकली तौर पे तर्क के साथ
पूरे फिगर के साथ मैं आपको बताता हूं पिछले सरकार में क्या हम कंपेयर करने के लिए बैठे हैं कि पिछली हुकूमतों ने कितना किया, सरकारों ने कितना किया? इलेक्शन से पहले तिवारी जी कुछ कह रहे हैं के बाद कौन से मेजर ऐसी घटनाएं हुई? इलेक्शन से पहले बीजेपी दंगे कराती है ना, यही लोग से कराने वाले। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं के साथ बलात्कार होता है, पकड़े जाते हैं बांग्लादेशी, इसमें मोदी सरकार और सब लोग कहां से आ गए? अभी आगरा में एक चर्च की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उसमें पकड़ा कौन गया? ये घर वापसी कराते हैं आगरा में, उसमें कौन पकड़ा गया? ये भी साथ बता दीजिए। ये तो बताइए, घर वापसी कौन पकड़ा गया? ये कैलकुलेशन उसका भी तो बताइए कौन कराता है, इसका कोई वो नहीं। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो कैलकुलेशन का सिर्फ एक तरीका है कि उससे नफा किसको है और नुकसान किसको है। वही मैं कह रहा हूं ना। एक सवाल सभी से, आप सवाल मत खड़े करिए। असगर साहब दिनेश जी आप एक सवाल है हमारा। आप वकील हैं, आप कह रहे हैं, आप सामने रखिए ना। आप दिनेश एक सवाल है हमारा, असगर साहब एक सवाल है हमारा, एक सवाल उससे फायदे होते हैं इसलिए आप दिख रहा है ना। असगर साहब एक सवाल है, आप सभी से हमारा एक सवाल है। वो दिख आपको भी रहा है, पार्टी दिख हमें भी रहा है, सबका विकास का वो हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। आप अपना दृष्टिकोण जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असगर साहब एक सवाल हम समझना चाहते हैं, तमाम लोगों से वो हमारा सवाल है कि आखिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके हासिल क्या है? नहीं, हम प्रत्यारोप और आरोप की बात ही नहीं कर रहे, जो हकीकत है उसको बयान कर रहे हैं। जो सही बात है, ये हकीकत है, जो नजर आ रहा है वो कह रहे हैं, हम तो कह रहे नहीं, यही मानते ये भी है, दिखता इनको भी है, ये मानते नहीं, हमें अंजल दिखता है, हम मान लेते हैं। सिंह साहब क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना जी, देखिए क्या हासिल है आखिर इसका? इससे बीजेपी को हासिल है कि आपको हासिल है? पोलराइजेशन नहीं, हमें कहा, हम तो चाहते समरसता हो, हमें क्या हासिल है? नहीं, सलमान खुर्शीद अगर एन चुनाव के समय जो है 4.5% रिजर्वेशन की बात करते हैं, देखिए 4.5 मुस्लिम इस देश में मतलब ये माइनॉरिटीज, आपका ये माइनॉरिटीज देश में लगभग 18% है। अगर वो बात कहें तो 18% की बात करें ना, अगर वो उन तबकों के लिए जो उस माइनॉरिटी समाज में, चाहे वो ईसाई है, वो चाहे मुस्लिम है, या चाहे पारसी है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, अगर उन लोग गरीब है, उन गरीबों के लिए अगर कोई एक विशेष प्रकार से कोई सुविधा अगर देने की बात हो रही है तो उसमें क्या बात है? क्या बुरा है? उसको 4.5 क्यों? अंजल जी, इन्हीं के नहीं, जो हमारा सवाल है हासिल क्या है? कहते हुए उन्होंने कहा था नहीं, हासिल क्या है? पर पहला अधिकार और शिक्षकों का है, आप गरीबों का कहते हैं। काम किया, धर्म जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग में चले गए। इन्होंने जीवन भर प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा आखिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का हासिल क्या है? कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया। आरोप प्रत्यारोप का हासिल क्या है? पर आरक्षण देने की बात आप करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात आप करते हैं। 27% को आपने बांट दिया, ये हिंदू है, इसलिए उपेंद्र जी आपसे सवाल, हिंदुस्तानी की राजनीति के लिए उपेंद्र जी आपसे सवाल ये है, उपेंद्र जी आपसे सवाल ये है कि आखिर जो इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप सिलसिला चलता रहेगा, आखिर हासिल क्या है? देखिए, कब तक चलेगा? राजनीति करेंगे उसका कुछ चुनावी असर भी पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है इसके कारण भारतीय समाज में किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंसेज नहीं पैदा होने वाला है, क्योंकि भारतीय समाज एक बहुत बड़ा महासागर है, इसमें छोटी बड़ी कुछ मछलियां उछलती रहेगी, कूदती रहेगी, उनसे कोई नहीं फरेगा, फर्क पड़ेगा। भारत एक मध्य मार्ग है और मध्य मार्ग ही चलेगा। एक शब्द कह रहा था, आप बोलने नहीं दिया। ये जो सेकुलर तथा कथित सेकुलर लोगों का एक झुंड है, अगर ये झुंड समाप्त हो जाए तो इस देश में कोई समस्या नहीं है। बहुत सहृदय लोग रहते हैं, ये देश सेकुलर, केवल झुंड की समस्या, ये देश सेकुलर, केवल झुंड की समस्या। ये देश सेकुलर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तथा कथित सेकुलर लोगों का जो झुंड है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान कहता है। चलिए छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटें। संविधान में प्रेम देखिए जाके, हमारा संविधान क्या कहता है?
ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, बात करेंगे सैयद अली शाह गिलानी की, जो तराल में पहुंचे एक रैली को संबोधित करने के लिए, और वहां पर एक बार फिर से वही हुआ जिसकी उम्मीद जो है पहले से ये कहा जा सकता है कि अगर अलगाववादी वहां पर जमा होंगे तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी की मौजूदगी में भारत विरोधी नारे लगाए, भारत विरोधी जो है परचम फहराया गया, यानी पाकिस्तानी परचम फहराया गया और भारत के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। सवाल यहां पर उठता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद पिछले दिनों जिस तरह से मुसर्रत आलम का मामला सुर्खियों में आया, उसके बाद सरकार को संसद में बयान देना पड़ा, तमाम जो है चीजें हुई, फिर यह घटना जो है जिस तरह से हो रही है, क्या मजबूरी है आखिर जम्मू कश्मीर सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, या क्या ऐसी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम कार्रवाई के बजाय चुपचाप खामोशी से इस चीज को देखते रह जाते हैं? इस हिस्से में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे। आखिर क्या वजह आपको लगती है, चूंकि तराल में पिछले महीने जो कुछ घटना हुई थी, जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर में एक नौजवान मारा गया था, 3 लोग मारे गए थे, उसमें एक नौजवान था जिसके बारे में अलगाववादियों का कहना यह है कि वो बेकसूर था, जबकि सेना का कहना यह है कि वो आतंकवादी था। हालांकि जांच हो रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन बार बार वादी के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना किस तरह के संकेत हैं ये? अभी देखिए, एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टी, अलग अलग मंशा रखने वाली पार्टी, दोनों अलग विचारधारा की पार्टी एक साथ मिलकर के सरकार चला रही है। तो यह एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है। यह एक्सपेरिमेंट सफल भी हो सकता है या विफल भी हो सकता है। अभी हमें देखना होगा कि ये किस तरह जाएगा। तो इसके कारण इसकी जो प्रतिक्रिया वहाँ हो रही है वो अभी आप देख रहे हैं। उन लोगों को भी नहीं लग रहा, कश्मीर के लोगों को भी नहीं लग रहा है कि ये सरकार किधर जाएगी, कौन सा स्टैंड लेगी, कैसे चलेगी, कब तक चलेगी। तो ये अभी एक विचित्र तरह का पूरा वहाँ माहौल है, जिसमें पीडीपी को भी पता नहीं है कि उसकी सरकार कब तक चलेगी, बीजेपी को पता नहीं कि वो कब तक सरकार को समर्थन देगी, कब सरकार से बाहर आ जाएगी। नहीं, तो ये मजबूरी है जिसकी वजह से हो रहा है। बीजेपी के सामने एक सवाल है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो हम उनके पीछे पीछे घूमते रहे? देखिए, जो कौन सी ऐसी मजबूरी है जो कुछ भी करते रहे, हम जरा भी लगाम ना दें? एक बीजेपी वाले बतलाएंगे। क्या इसमें जो सियासत है पूरा करने दीजिए, वो बीजेपी, क्या हमारी सियासत मुल्क से बढ़ के है? हम आपके पास आएंगे, जरा उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए, हमें जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, अपने से विरोधी विचारधारा वालों के साथ हाथ मिलाया है। जैसे उत्तर प्रदेश में मिलाया था मायावती के साथ। हालांकि बोलते हैं कि हमारा सफल रहा है, कोई कह रहे थे कि हमारी 72 सीटें आ गई, लेकिन पीडीपी के साथ समर्थन इससे पहले भी रहा है। ऐसा ये कोई पहला जो है मौका नहीं है। केंद्र सरकार में उसके साथ एनडीए सरकार में जो है था, वो तो सरकार में शामिल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, और उसने भी 1-2 बार वोट किया था, सपोर्ट किया था, महबूबा थी। तो वो देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी जो होती है ना, वो स्थानीय स्तर पर जो करे, लेकिन वो सत्ता को भी नहीं छोड़ना चाहती है। तो जो भी केंद्र में सत्ता में आता है उसके साथ जुड़ने के प्रति एक लगाव होता है। बहुत सारी जो पार्टियां सत्ता मोह है, यहाँ कश्मीर में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। ठीक है, सत्ता मोह यहाँ पर जो है आपकी बात से उभर करके आ रहा है। जो कुछ पार्टियां हैं, खास करके जो जेबी पार्टियां हैं या पारिवारिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो लोग है कि सत्ता के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित रहती है, क्योंकि जानते हैं कि सत्ता से बहुत दिन तक दूर रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी सत्ता नहीं बनती है। क्या ये सत्ता का मोह है? देखिए, पीडीपी को तो निश्चित रूप से सत्ता का मोह से सत्ता में बना रहना भी है, विजय जी से को आगे बचाए रखना है, भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध बनाए रखना है। नहीं, मजबूरी कौन सी है? इसमें क्या मजबूरी है? मुल्क की आन बान शान के साथ मजाक होता रहे, विजय खुश रहे। भारत की सरजमीन पर भारत विरोधी गतिविधियां किस तरह से देखें आप? मेरे से पूछा क्या आपने? जी, आपसे। देखो, ऐसा कि भारत में, भारत की जमीन पर और भारत के विरोध में अगर कोई बात कोई भी करता है वो निंदनीय है, और मुझे लगता है उस पर हर प्रकार से जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही की जा सकती है शासन के द्वारा, वो करनी चाहिए। मैं इसको इसी प्रकार से देखता हूँ। नहीं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, फौरन ही कार्रवाई क्यों नहीं? प्रक्रियावादी जो एक कार्रवाई होती है वो क्यों होती है आखिर? नहीं, देखो, ऐसा शासन का एक अपना तंत्र होता है, शासन अपने तंत्र के माध्यम से काम करता है। जैसे आप कहते हैं कि मीडिया को आप बताएंगे क्या कि कैसे मीडिया ने चलाना है, वैसे सरकार को हम बताएंगे शासन को कि कैसे सरकार चलानी है। शासन का एक तंत्र होता है, शासन अपने तरीके से शासन करता है, लेकिन उसको त्वरित निर्णय करना चाहिए, और त्वरित निर्णय
करके ऐसी, जैसे मैंने कहा, कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों पर करनी चाहिए जो इस प्रकार के बयान देते हैं। नहीं, सवाल यह है कि कब तक, सवाल ये भी है क्योंकि क्योंकि जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, एक के बाद एक ये घटनाएं आ रही हैं। कभी आसिया इंदिराबी झंडा फहराती हुई नजर आती हैं, कभी मुसर्रत आलम जो है इस तरह से जो है नारे लगाते नजर आते हैं, कभी सैयद अली शाह गिलानी की रैली में होता है, कभी यासीन मलिक पागियाना तेवर अपनाते हैं। कब तक? देखिए, पीडीपी बीजेपी के सरकार बनने के बाद वो लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था, उनको भी पता नहीं चल रहा है कि आने वाले 6 महीने साल में क्या वहां की स्थिति हो जाएगी। तो उनको भी अपने, हमें लग रहा है कि एक स्तर पर उनको अपने एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा हो रहा है, तो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वो लोग भी लड़ रहे हैं। तिवारी जी, मैंने दिनेश जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, जब आप सरकार में नहीं थे तो उस वक्त बड़ी आवाजें आपकी निकलती थी, लेकिन अब आखिर इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर कार्रवाई करने में इतनी हिचक, इतनी देरी क्यों लगती है? खंजर जी, आवाज अब भी निकल रही है। मुल्क की हिफाजत के लिए जब भी इस तरह का कोई कृत्य हुआ, जम्मू कश्मीर के फेवर में, ना तो हमारी पार्टी ने बोला, ना तो हमारी सरकार ने बोला, नंबर 1। दूसरा, आपने एक सवाल और किया था कि कौन सी मजबूरी थी कि भाजपा और पीडीपी वहां सरकार बनाई। हमारे एक साथी कह रहे थे सत्ता का नशा इतना, लालच इतना, हम अकेले नहीं सरकार बना सकते थे। निश्चित तौर पर उपेंद्र जी ने कहा कि हमारी दो, नहीं तो आप समझौता कर सकते हैं। विपरीत ध्रुव अंजल जी, हम अगर इस तरह से फैसले हो रहे हैं तो आप वहां समझौता करेंगे सत्ता की मजबूरी की वजह से। सुन लीजिए अंजल जी, उसी सवाल पे मैं आ रहा हूं। हम विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन कभी कभी जैसे पूरे देश के हालात हैं वैसे जम्मू और कश्मीर की घाटी के भी हालात हों, उसी तरह से घाटी भी विकास के पथ पर अग्रसर हो। इसलिए हमने विपरीत ध्रुव होने के साथ ही हमने वहां पर शासन किया। हमें पता था कि फूलों का रास्ता नहीं है, हमें पता हो कांटों का रास्ता है और इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन हमने प्रयोग किया है और निश्चित तौर पर यह प्रयोग सफल होगा। लेकिन आपकी प्रयोगशाला में दिनेश एक सवाल यहां सुनते जाएं आप। प्रधानमंत्री जब जो है नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं आए थे, उस वक्त जो चुनावी रैलियां लोकसभा चुनाव से पहले हो रही थी उनकी, उस वक्त रैलियों को अगर हम देखें, वहां पर प्रधानमंत्री ये बार बार जिक्र करते थे कि हमारे सैनिकों के गर्दन काट लिए गए और जो है हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तमाम चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं थे। क्या अब जवाब पूरा सुनिएगा। हाँ, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब आपको जो है प्रक्रिया, प्रोसेस, तमाम चीजों का तो पूरा जवाब सुनिए जी। आज भी हम कह रहे हैं कि अगर एक सर कटेगा तो 2 सर आएगा, आज भी कह रहा हूं। और सब कह रहे हैं हो गया, ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान लगता है आप 10 ला रहे हैं, 10 लाइए ना, हम 20 लाइए। मुल्क की बात हो जाता है पाकिस्तान से जितनी हम रखिए और आपको भी नहीं हो सकता। एक मिनट है, हम आपको यही अलगाववादी नेता बात नहीं करने, बात याद रखिए। जब यही साहब, जब यही अलगाववादी नेता, अगर जानकारी न हो तो कलेक्ट कर लीजिएगा, जब यही हिंदुस्तान आते थे, जब फिक्की के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करते थे तो पाकिस्तान का झंडा लहर जाता था। नहीं बताइए, तारीख सही पता करके आपको बताऊंगा। नंबर 1 सुनिए, जब आज नहीं ऐसा नहीं है, नाम लेके बताइए दिनेश, ऐसा नहीं है, फैक्चुअल मिस्टेक है ये आपकी ना। आप ये राजनीतिक बात नहीं है, नहीं दिल्ली में ये चीजें लाल चौक पर हमेशा वहां पाकिस्तान, लाल चौक पर होता हो, दिल्ली में नहीं हुआ ऐसा, दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है। हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा लेके हम लोग जा रहे थे, आपको याद होना चाहिए, हम लोग कलकत्ता से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, तिरंगा फहराने जा रहे थे, हमको अरे भाई इन्होंने गलत किया, नहीं अंजर साहब सुनिए, इन्होंने गलत किया, आप गलत होने की कृपया करके हमने कहा था मुझे बात पूरी करने दीजिए ना। और नहीं वही बात आ रहा है, दिनेश आप चाहते हैं दिनेश, आपने दिल्ली का नाम लिया है, आपको सबूत देना पड़ जाएगा। नहीं अंजन जी, और अगर सबूत नहीं होते तो जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं ये गलत है, माफी मांगनी पड़ जाएगी आपको। अंजन जी के ऊपर जूता फेंका गया, उसी में नहीं जूता फेंका गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन झंडा नहीं फहराया कभी भी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनिए अंजल जी, फिर आप मुझसे सबूत मांगिएगा। और दूसरा सुनिए, और आप चाहते हैं, आपने कहा कि वहां पर पाकिस्तानी झंडा लहराया, आप क्यों नहीं समर्थन? दिल्ली में नहीं, दिल्ली में समर्थन लेना इस सलूशन है, नहीं दिल्ली में दिनेश, दिल्ली में झंडा फहराया गया। रखिए कश्मीर और जो हाल गांव, और आज अभी स्टेटमेंट आया पाकिस्तान का, कह रहा है कि आप कश्मीरी पंडितों को क्यों
पुनः स्थापित करें। गृह मंत्री ने कहा ठीक है कि हम क्या करेंगे, इसमें हमको पाकिस्तान की सलाह की जरूरत नहीं है। तो अपने और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि कश्मीर एक संवेदनशील इशू है। आप देश के साथ, आप मुल्क के साथ खड़े होइए। नहीं दिनेश, यही तो बात है। दिनेश आपसे कह रहे हैं, दिनेश या तो देखिए आपने राजधानी का जिक्र किया है, नहीं करे कांग्रेस की भूल को आज तक हम असगर साहब, यही बात हम आपका सलूशन जो आपका असगर साहब, जो आपका जवाब है वो हमारा सवाल है। आप मुल्क के साथ नहीं खड़े हैं, आपको मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। असगर साहब, के साथ खड़े हो। असगर साहब, जवाब देंगे आपकी प्रयोगशाला में कौन सी चीज ज्यादा अहमियत रखती है, आन-बान शान या आपकी सियासत। दिनेश एक गुजारिश है, चूंकि जो आपने बात कही है दिल्ली वाली, वो दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हम आपको तमाम दर्शकों को ये बता दें, दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। अगर आपके पास इस तरह की जानकारी है आप उसे क्लियर कर लें। झंडा कभी नहीं फहराया गया। ये चीजें नहीं है, इस तरह से आरोप न रखें। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं? लगा? असगर साहब, अजीब बात ठीक है। नहीं जूता क्यों मारा गया? नहीं, कौन भाई लगा सकते हैं? दिनेश आज मैं ये कह रहा हूं, अगर इस सरकार ने गलत किया था, अगर इन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। नहीं, आप गलत का मसला आप वही करेंगे जो इन्होंने किया था। आपने तो जम्मू कश्मीर आप इनको कंडेम करके होगा, आप हम हिंदुस्तान के असगर साहब, आप दिनेश कार्रवाई नहीं करेंगे ना आप? सरकार नहीं है। नहीं असगर साहब, कार्रवाई कब होगी? क्या ऐसे ही जो है एक दूसरे पर इल्जाम? नहीं, कार्रवाई ये बताएंगे कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होगी नहीं, हमें हमें नजर आ रहा है। नहीं, वो तो बता रहे हैं ना, सत्ता की मजबूरी है वहां पर, सत्ता, वहां की सत्ता की मजबूरी है कि इनकी प्रयोगशाला में मुल्क की आन बान शान की कोई अहमियत नहीं है। एक बार ये कहें, इनकी प्रयोगशाला में सियासत की अहमियत है, कुर्सियों की अहमियत है, झूठ की अहमियत है, गलत कार्रवाइयों की अहमियत है, जो इनके ऊपर इल्जाम लगाकर ये सरकार आज आपने सरकार गलती गिनवाई। दिनेश आपको सरकार का साथ तो दीजिए। सरकार दिनेश कैसे दिनेश आपने 60 साल उनके साथ खड़े थे, 6 साल खड़े हो पहले गोली क्यों नहीं मारी? असगर साहब, जाकर जम्मू कश्मीर में अपना हमारे साथ अभी दो लोग और हैं जिनका रिएक्शन लेना चाहते हैं। आप दूसरों को झंडा लहराते हैं। हमारे साथ दो लोग और हैं, हमारे साथ दो लोग और हैं, उनका भी रिएक्शन है। तिवारी साहब, और कार्रवाई भी नहीं। तिवारी साहब, कार्रवाई कब? क्या ऐसे ही होगा सब? ये किसी के इशारे पे झंडा लहराया असगर जाता है। साहब जरा जी, और आप उनके साथ खड़े हैं, आप उन्हें गले लगाते हैं, आप उनसे हाथ मिलाते हैं, असगर साहब, आप उन्हें गले लगा के असगर उनके साहब, साथ खड़े हैं, असगर उन्हें साहब, सपोर्ट करते हैं, उनकी सरकार आप बनवाते हैं। असगर साहब, आपकी इस भाषा दिनेश दो लोग हैं अभी, इनका रिएक्शन आपने होना करवाया बाकी है। वो। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल तिवारी साहब, आप कार्रवाई क्यों नहीं? वहां की सरकार चाहे तो पता नहीं ले, झंडा क्या फहराया जाए, एक पत्ता नीचे नहीं गिरेगा। असगर साहब जी, है। तिवारी साहब एक सेंटेंस में बताएं कार्रवाई क्यों नहीं? आप ही लोग हैं ना? दिनेश और लोग हैं, जरा उनकी बात हो जाए पूरी, चूंकि प्रोग्राम का समय खत्म हो गया। 100% मुखालत करते हैं। तिवारी जी, तिवारी जी आप बात बताएं। आपकी सरकार का ये फेल्योर है। आप लोगों की एसपी साहब एक जुमले में बताएं कार्रवाई क्यों नहीं? पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है। देखिए कार्रवाई ये करना नहीं चाहते जी, न करेंगे, कार्रवाई क्यों करना नहीं चाहते? क्योंकि वो चाहते हैं इस तरह की बातें हो, इस देश में एक रोष पैदा हो मुस्लिम्स के खिलाफ और ये उसको भुनवाए इलेक्शंस में। राजनेताओं के इस तरह होता रहे और मैं समझता हूँ जनता एक साथ खड़ी रहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। देखते रहिए जैन न्यूज।